फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सांख्य दर्शन। ठीक है, तो अब हम सांख्य दर्शन को डीपली स्टडी करेंगे। क्या क्या चीज़ें हमें इसमें मेनली पढ़नी है और उनमें कितना हमें डीप जाना है, सब कुछ इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सांख्य दर्शन, जैसे कि हमें पता है कि सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने दिया था। ठीक है, और इसका जो एम है, जो बेसिक एम इसका है वो है दुख निवृत्ति, हमें दुखों से दूर करना। ठीक है, तो दुख निवृत्ति इज द एम ऑफ दिस दर्शन। अब इस दर्शन का नाम सांख्य क्यों पड़ा? क्योंकि इस दर्शन में मतलब मेनली हमें 25 तत्वों के बारे में जानकारी दी गई है। जो इम्पोर्टेंट 25 तत्व हैं जो कि सृष्टि उत्पत्ति में मदद करते हैं, उनके बारे में हमें काफ़ी डीपली नॉलेज दी गई है। इसलिए इस दर्शन को हम सांख्य दर्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इट गिव्स द एडिक्वेट नॉलेज अबाउट द प्रकृति एंड पुरुष। ठीक है, अभी हम जब सृष्टि उत्पत्ति पढ़ेंगे तो हम ये सारे वर्ड्स उसमें देखेंगे। और 25 प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन, इसलिए हम इसको सांख्य दर्शन के नाम से जानते हैं। अब ठीक है, अब हम आते हैं कि अब मेन प्रिंसिपल्स इस दर्शन में मतलब हमें क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब इस दर्शन ने क्या क्या दिया है, कौन कौन से सिद्धांत इम्पोर्टेंट हैं जो हमें इस दर्शन में पढ़ने हैं, तो उसमें उस लिस्ट में सबसे पहले यही आता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ पंचविंशति तत्व और सृष्टि उत्पत्ति। सृष्टि उत्पत्ति के बारे में ये दर्शन, और इसी सृष्टि उत्पत्ति में ये जो तत्व भी आएंगे ना, ये अव्यक्त महत अहंकार, ये सारे इन्हें ही हम मतलब इम्पोर्टेंट 25 तत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये 25 कैसे हुए और सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, हम इसी दर्शन में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन सृष्टि उत्पत्ति एक अलग ही क्वेश्चन आ जाता है कि सृष्टि उत्पत्ति ही लिख के बताइए, है ना। तो इसलिए ये इससे हमें फ़ायदा होगा कि अगर अलग से भी क्वेश्चन आएगा सृष्टि उत्पत्ति तो हम लिख देंगे, और अगर सांख्य दर्शन में आया तो भी हम इसको डाल सकते हैं, मतलब डालना ही है, डाल सकते क्या है। तो पढ़ते हैं, अब हम सृष्टि उत्पत्ति पढ़ते हैं। ठीक है, तो अव्यक्त, अभी धीरे धीरे पहले हम ये पूरी टेबल पढ़ लेंगे, फिर इसको कैसे समझना है देखेंगे। ठीक है, तो अव्यक्त से महत बना, महत से अहंकार। अब अहंकार 3 तरीके का है, सत्व, रज और तम। ठीक है, तो सत्व और रज ने मिलकर हमारी एकादश इंद्रियां बनाई हैं। एकादश मतलब 11 इंद्रियाज सत्व और रज ने मिलकर हमारी बनाई हुई हैं, जिसमें से अब जब इसका हम वो करेंगे डिवाइडेशन, तो आएगा कि 5 तो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं और 1 है मन। ओके, तो अब 5 ज्ञानेंद्रियों में क्या क्या आता है देखिए। श्रोत, त्वक, चक्षु, रसन, घ्राण। ओके, श्रोत माने ईयर, त्वक माने स्किन, है ना, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। चक्षु माने आई, रस माने टंग और घ्राण माने नोज। ठीक है, अब 5 कर्मेंद्रिय, तो ये हमारे मोटर ऑर्गन्स हो गए। ठीक है, जो कि बाक, स्पीच, बोलने में जो ऑर्गन्स यूज होते हैं, पानी, हैंड, है ना, पाद, फीट, उपहस्त माने सेक्स ऑर्गन, और पायु, रेक्टम और एनस। ओके, और 1 हमारा मन हो गया, देखिए मतलब 5 5 10 और 1 11 हो गया। ठीक है, और वहीं पे अब रज और तम ने मिलके, ये सत्व और तम ने मिलके बनाया था, सत्व और रज ने मिलकर बनाया था, और ये अब जो बनेगा रज और तम मिलके तन्मात्राज बनाते हैं। ठीक है, और ये तन्मात्रा आगे चल के पंच महाभूत बनाती हैं। ठीक है, तो रज और तम मिलके बनाते हैं तन्मात्रा, जो कि 5 होती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ओके, और ये तन्मात्रा आगे चल के महाभूत फॉर्म करती हैं। तो शब्द तन्मात्रा से आकाश महाभूत फॉर्म होता है, स्पर्श से वायु महाभूत फॉर्म होता है, रूप से अग्नि महाभूत फॉर्म होता है, रस से जल महाभूत फॉर्म होता है, और गंध से पृथ्वी महाभूत। ओके, तो ये हमारी ये पूरी सृष्टि उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये इसमें ही ये जो तत्व यूज हुए हैं, यही इन 25 तत्वों का डिस्क्रिप्शन भी सांख्य दर्शन ने दिया है, इसलिए इसको सांख्य दर्शन मेनली हम जानते हैं।
ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि अव्यक्त है क्या, है ना। अव्यक्त सब कहते हैं तो फिर इजी आंसर आता है जो जिसे हम व्यक्त ना कर सकें, फिर भी हम समझ नहीं पाते कि अव्यक्त क्या है। ठीक है, तो अब अव्यक्त वही है जो व्यक्त नहीं है ना, क्योंकि हमें भी पता नहीं है इसलिए वो व्यक्त नहीं है और इसलिए हम उसे अव्यक्त कहते हैं। ठीक है, तो बट मैं इसको थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूँगी। जैसे अगर आज के टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं तो आज मतलब हम अव्यक्त को कैसे जाने, तो मैं बस कंपेयर कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्टली वही चीज़ है, बट बहुत हद तक कंपैरिजन में ये मैच कर जाता है। तो अव्यक्त को हम कॉस्मिक एनर्जी से मैच कर सकते हैं, है ना, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कॉस्मिक एनर्जी मतलब जब सर्च करेंगे आप तो आपको मिलेगा गुप्त ऊर्जा या फिर लौकिक ऊर्जा, है ना। मतलब उसका भी किसी को ज़्यादा अच्छे से इतना नहीं पता है, तो एक तरह से वो अव्यक्ति है। जैसे जब भी ये यूनिवर्स फॉर्म हुआ तो कॉस्मिक एनर्जी वहाँ प्रेजेंट थी। ठीक है, तो वही जो कॉस्मिक एनर्जी है उसे ही अव्यक्त बोला गया है। मतलब मैं कह रही हूँ कि एक सिर्फ कंपैरिजन है, ऐसा वही है बिल्कुल जस्ट सेम है ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक कंपैरिजन है जो कि काफ़ी हद तक मैच करता है। ठीक है, तो कॉस्मिक एनर्जी जैसे ब्रह्मांड की गुप्त ऊर्जा या लौकिक ऊर्जा भी बोलते हैं, उसी से ही पूरा, उस एनर्जी से ही पूरा यूनिवर्स फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो उस एनर्जी से आगे चल के महत बना, महत से अहंकार। ठीक है, अब अहंकार को हम ऐसे देख सकते हैं, देखिए यहाँ हम सब एटॉमिक लेवल पे बात कर सकते हैं कि सत्व हमारा पॉजिटिव एनर्जी पार्टिकल हो गया या फिर हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, सिर्फ कंपैरिजन है ये, पर काफ़ी हद तक मैच करेगा। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा कि सत्वों को हम पॉजिटिव एनर्जी पार्टिकल या प्रोटॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो आयुर्वेद में भी हम जब ये देखते हैं ना सत्व, तो मतलब बहुत प्योरिटी झलकती है, सत्व वर्ड से ही पूरी प्योरिटी झलकती है ना। तो पॉजिटिव एनर्जी पार्टिकल या फिर प्रोटॉन सत्व हो गया, रज नेगेटिव एनर्जी पार्टिकल हो गया, और तम को हम न्यूट्रॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे सत्व और रज मिलके एकादश इंद्रिया बना रहे हैं, तो अगर हम अपनी बॉडी पे इसे अप्लाई करें, पूरे यूनिवर्स को छोड़ दीजिए, अगर हम बॉडी पे भी इसे अप्लाई करें, क्योंकि हम भी तो यूनिवर्स का ही एक पार्ट है ना। ठीक है, तो अब देखिएगा कि हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन हो, चाहे मोटर ऑर्गन हो, देखिए सारे ऑर्गन अगर आप अपनी बॉडी को देखेंगे ना तो इनमें आ गए हैं। ठीक है, बाकी जो कुछ भी है इसी के अंडर ही आएगा, अलग से कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो जब हम देखेंगे कि कोई भी सेंस ऑर्गन, कोई मोटर ऑर्गन वर्क तभी करता है जब हमारे मतलब अंदर एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो, है ना। जबकि जब हमारी इंफॉर्मेशन ट्रैवल हो, इम्पल्स हमारा माइंड तक जाए और वहाँ से फिर हमें फिर से मतलब जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हुई है फिर उसका रिस्पॉन्स आए, तभी तो हम वर्क करते हैं। मतलब तो ये देखिए, अब ये जो इम्पल्स ट्रैवलिंग जो एक्शन पोटेंशियल में होता क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की ही तो मूवमेंट होती है। देखिए पॉजिटिव सत्व और नेगेटिव, है ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की ही तो मूवमेंट होती है बाहर अंदर, जो जैसे डिपोलराइजेशन है, पोलराइजेशन हम लोग कहते हैं, आगे पूरी प्रोसेस होती है ना। तो जब ये मूवमेंट्स होंगी, मतलब इससे हमें मतलब ये जान सकते हैं कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी कह लीजिए, आप पार्टिकल्स कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, है ना, उसी से ही हमारी बॉडी भी वर्क करती है। क्योंकि हमारी बॉडी में हमें कैल्शियम भी चाहिए जो कि पॉजिटिव है ना, और क्लोराइड जो कि नेगेटिव है, सब तरीके की आयंस की ज़रूरत होती है, और यही जब मूव करते हैं एक्शन पोटेंशियल में, ठीक है, तो उसके बाद ही हमारा जब इम्पल्स ट्रैवल, तब जाके हमारे ये वर्क मतलब जो सेंस ऑर्गन और मोटर ऑर्गन है वर्क करते हैं। तो काफ़ी हद तक मतलब कंपैरिजन हम कर सकते हैं। ठीक है, अब रज और तम ये मिलके तन्मात्रा बनाते हैं। तन्मात्रा को हम अब जाके इसको हम वो कह सकते हैं, ये यहाँ तक की जो बात हुई ये हमारी सब एटॉमिक लेवल की बात हो गई है। ठीक है, अब रज और तम मिलके तन्मात्रा बनाते हैं। तन मतलब सूक्ष्म, जिसे हम नोट भी नहीं कर सकते, सूक्ष्म एलिमेंट। ठीक है, तो ये तो हमारा एटम हो गया, क्योंकि एटम हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देता है ना। तो तन्मात्रा को हम एटम से भी कंपेयर कर सकते हैं। बाद में एटम जुड़ के एलिमेंट्स फिर कंपाउंड्स है ना बना देते हैं ना, तो वही है, ये एटम्स आगे चल के मिलके पंच महाभूत, जिन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट, 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बनाते हैं। तो एटम तन्मात्रा को हम एटम्स भी कह सकते हैं।
जो कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, आगे चल के ये एलिमेंट बनाएंगे तब जाके ये बड़े मतलब और ब्रॉड लेवल पे बन जाते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो काफ़ी हद तक हमने इसे कंपेयर किया है ना। पर मैं ये नहीं कह रही कि ये बिल्कुल सेम वही होगा, बट कंपैरिजन हम कर सकते हैं। इसका मतलब जो हमारा पुराना ज्ञान था वो भी कुछ अलग नहीं था, बस कहने के वे अलग हो जाते हैं। नॉलेज तो हमेशा से ही वही रही है और वो कभी चेंज होगी भी नहीं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जैसे बताऊंगी, जैसे प्रकृति, है ना। प्रकृति क्या होती है? ठीक है, तो जो कोई आगे बर्थ दे, आगे जन्म दे, वो प्रकृति है, और जो जन्म लेता है वो विकृति है। ये कैसे इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, 25 तत्व कैसे हुए हैं ना, उसका डिस्क्रिप्शन है। तो ये आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जो बर्थ दे वो प्रकृति है, और जो बर्थ ले वो विकृति है, और जो बर्थ ले और दे वो प्रकृति विकृति हो जाएगी, है ना। और जो ना बर्थ दे और ना ही दे वो ना प्रकृति ना विकृति हो जाएगी। इसमें कुछ भी मतलब टफ नहीं है। ठीक है, अब जैसे अव्यक्त, हमें जो अभी हमने टेबल पढ़ी पीछे, अव्यक्त, महत, अहंकार फॉर्म हुआ ना। तो अव्यक्त से पहले हमें पता नहीं है ना, कुछ भी नहीं हमें पता है ना। तो प्रकृति हो गई, क्योंकि उसने सिर्फ बर्थ लिया है, हमने उसे किसी को मतलब सॉरी उसने सिर्फ बर्थ दिया है, हमने मतलब अव्यक्त किससे बनाई हमें भी नहीं पता ना, पर अव्यक्त से सब बन रहा है ना। तो अब जो प्रकृति है वो बर्थ देती है, तो अव्यक्त तो आगे चल के महत, अहंकार ये सब फॉर्म कर रहा है। तो अव्यक्त हमारी हो गई प्रकृति। अब देखिए, महत अव्यक्त से बना है, और महत आगे चल के अहंकार भी फॉर्म कर रहा है ना। अहंकार आगे चल के तन्मात्रा फॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो महत, अहंकार और तन्मात्रा, ये क्या हो गई? प्रकृति और विकृति, क्योंकि ये बर्थ ले भी रही है, क्योंकि इन्होंने अव्यक्त से ही बर्थ लिया है, और आगे चल के भी ये फॉर्म कर रही हैं। तो हमारी ये प्रकृति और विकृति हो गई। अब एकादश इंद्रिय, देखिए ये बर्थ तो ले रहे हैं पर ये दे किसी को नहीं रहे, है ना। तो एकादश इंद्रियों के बाद तो कुछ फॉर्म हो नहीं रहा, और ना ही पंचमहाभूत के बाद कुछ फॉर्म हो रहा है, तो ये विकृति हो जाएगी। और एक अलग वर्ड जो जुड़ा है ना अव्यक्त में, अगर कोई और पूछ मतलब हम लोग, वैसे तो मैंने सिर्फ कंपेयर करने के लिए मैंने इसको कॉस्मिक एनर्जी से रिलेट किया है, बट वैसे इसमें प्रकृति और पुरुष कहते हैं कि कुछ अगर अव्यक्त है तो प्रकृति में जब पुरुष मिला, है ना, तब जाके आगे का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। तो प्रकृति को भी हम ये कह सकते हैं, मतलब पुरुष को हम काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं कि कुछ इनएक्टिविटी थी और उसमें एकदम एक्टिविटी लाई गई, तो पुरुष को हम चेतना कह दें, आत्मा भी कह दें, काइनेटिक एनर्जी, ये सब कह सकते हैं। अगर हम पुरुष को आगे कंपेयर करना चाहें तो एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी हमारा पुरुष हो जाएगा, जिसने प्रकृति में जैसे ही पुरुष जुड़ा तब जाके फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। तो पुरुष हमारा आ जाएगा, ना वो प्रकृति है ना वो विकृति है। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अव्यक्त एक, महत, अहंकार और 5 तन्मात्रा तो 7, और विकृति हमारी 16, क्योंकि कोई ऐसे भी सीधे पूछ सकता है कि प्रकृति कितनी है, तो 1। अब प्रकृति और विकृति कितनी है, ना प्रकृति ना विकृति कितनी है, तो ये हमें यहाँ पे नंबर भी आ गए हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, अव्यक्त हमारी प्रकृति होती है, आगे सबको बर्थ देती है, इसका नंबर है 1, है ना। महत, अहंकार और तन्मात्रा जो कि बर्थ लेती तो है ही, साथ में देती भी हैं, इसलिए प्रकृति भी है, ये विकृति भी है, तो 7 हो गई है। और एकादश इंद्रिया और पंचमहाभूत, ये आगे किसी को बर्थ देती नहीं है, ठीक है, इसलिए ये विकृति है कि बस इन्होंने बर्थ लिया है, दिया किसी को नहीं है। 16 ओके, पुरुष ना प्रकृति ना विकृति 1। इस तरीके से हमारा 25 तत्व बन जाते हैं, जिसे हम पंचविंशति तत्व भी कहते हैं। ओके, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब आगे मतलब सांख्य दर्शन में और क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है। सांख्य दर्शन ने त्रिविध दुख निवारण को भी एक्सप्लेन किया है, मतलब सांख्य दर्शन में इसका भी जिक्र है कि त्रिविध दुख का निवारण कैसे करें। तो इन्होंने माना है कि 3 तरीके के दुख होते हैं, अधिभौतिक दुख, अधिदैविक दुख और आध्यात्मिक दुख। ओके, अधिभौतिक दुख होते हैं मतलब जो कि फिजिकल सब्सटेंसेस की वजह से होते हैं, जैसे चोट लग जाना वेपन से, या कोई पशु वगैरह से कट जाए, है ना, वैसे।
और अगर अधिदैविक है तो ये तो नेचुरल कैलेमिटीज, जैसे भूकंप आ गया तो सब बर्बाद हो जाता है, तो मतलब काफ़ी बड़े लेवल का दुख होता है, क्योंकि इसमें बीमारी भी हो जाती हैं और मतलब सब चला जाता है, घर और सब बर्बाद हो जाता है। तो ये अधिदैविक दुख में इन्वॉल्व हो जाता है, नेचुरल कैलेमिटीज जैसे भूकंप, बाढ़। आध्यात्मिक दुख, ये जो हम मेंटल फिजिकल इलनेस जो हमारी होती है, मेंटली हम परेशान हैं, फिजिकली भी होते हैं, मेंटली भी होते हैं, जो मेंटल फिजिकल इलनेस हमारी हो जाएगी वो आध्यात्मिक दुख हो। ये सब भी तो दुख ही है ना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रमाण। मतलब सांख्य दर्शन ने 3 तरीके के प्रमाणों को माना है: प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन। ये हमें याद ही करना है कि सांख्य दर्शन 3 तरीके के प्रमाण मानता है: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्तवचन या आप्तोपदेश कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। उसके बाद आता है जो हमारा सांख्य दर्शन है, वो परिणामवाद की थ्योरी को मानता है, या फिर थ्योरी ऑफ मैटर हम कह सकते हैं। कि जब हम लोग पढ़ा है ना कि मैटर ना ही बनता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बस एक फॉर्म से अगले फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वही थ्योरी कहती है परिणामवाद। परिणामवाद भी सिम टू सिम यही बात कहता है कि ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेज टू अदर, नेवर बी प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय। ओके, उसके बाद ये सत्य कार्यवाद को भी मानता है। सत्य कार्यवाद क्या है, ये जब आप आगे पढ़ेंगे, आगे आपका चैप्टर आएगा कार्य और कारण सिद्धांत, तब आप पढ़ेंगे कि मतलब कोई भी जब कार्य होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता ही है, ठीक है। जैसे दही बन रहा है तो दही कार्य है, ओके। और किससे बना है दही? दूध से, तो ये हमारा कारण हो गया। तो इसके लिए अलग अलग सबने थ्योरीज दी हुई हैं, ठीक है। सत्य कार्यवाद थ्योरी है, असत्य कार्यवाद थ्योरी है। तो जो सांख्य दर्शन है वो सत्य कार्यवाद को मानता है। सत्य कार्यवाद ये कहती है कि कार्य इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कारण, ठीक है। जो कार्य है वो नया कुछ भी नहीं बना, वो पहले से ही कारण में रेजिस्ट करता था, बस वो ट्रांसफॉर्म हो गया है। जैसे मतलब ये कह सकते हैं कि दही कुछ कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले से ही दूध में रेजिस्ट थी, बस ये ट्रांसफॉर्म हो गई है। मतलब ये कुछ नया नहीं बना है, ये पहले से ही इसकी एग्जिस्टेंस थी, ठीक है। बट इसका बस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो दूध से दही बन गया है। इसका मतलब कार्य कारण में पहले से ही एग्जिस्ट करता है, सत्यकारवाद कहता है ये। और सांख्य दर्शन सत्यकारवाद को मानता है, ओके। उसके बाद सांख्य दर्शन ने 3 गुणों की थ्योरी भी दी हुई है कि सत्व, रज और तम, है ना, ये कैसे होते हैं। तो देखिए मैंने भी बताया था कि सत्व, रज और तम को मैंने कंपेयर किया था कि सत्व पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव पार्टिकल हो गया, रज नेगेटिव पार्टिकल हो गया, तम न्यूट्रल, है ना। तो अब जैसे हम इसको ना अपने एटम से कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे चल नेगेटिव पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं। तो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, है ना, न्यूक्लियस के आसपास। इससे हम रिलेट कर सकते हैं, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स से वो न्यूक्लियस के आसपास घूमता रहता है ना। तो चल है, और फोर्स तो किसी भी चीज़ को चलाने में मदद करता ही है, तो एक तरीके से प्रेरक भी हो गया ये, है ना। अब तम जिसको हमने न्यूट्रॉन माना है, तो हम ये जानते हैं कि न्यूक्लियस में होता है ना, न्यूक्लियस जो एटॉमिक हमने जो वेट पढ़ा था, एटॉमिक वेट पढ़ा था ना हमने, तो एटॉमिक वेट न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से मिलके बनता है ना। तो एक तरह से एक गुरु है, भारी है, यही वेट प्रोवाइड कराता है। ऐसा मतलब प्रोटॉन तो कराता ही है, साथ में न्यूट्रॉन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही है, ठीक है। मंद है क्योंकि ये न्यूक्लियस में पड़ा रहता है, ये कोई मूवमेंट तो करता नहीं है ना। तो इससे हम इसको न्यूट्रॉन से कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए इसके गुण भी कितने मैच खा रहे हैं। रज हो गया तो चल और प्रेरक, तम गुरु और मंद, और जो सत्व पॉजिटिव एनर्जी लघु है और प्रकाशक है, ठीक है। तो उसके बाद हम बस ये देखेंगे कि सांख्य दर्शन और आयुर्वेद को कंपेयर करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद को एक मतलब हमें अलग से स्टडी करना ही है। अभी सिर्फ हम दर्शन पढ़ रहे हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी दर्शन की थ्योरीज हैं जो आयुर्वेद में भी एक्सेप्टेबल है ना।
जैसे सृष्टि उत्पत्ति क्रम, ये दर्शनों ने भी मानी हो, आयुर्वेद भी इसे मानता है। और दोनों ने ही परिणामवाद को भी माना है। सत्य कार्यवाद जो कि हम सांख्य दर्शन में पढ़ रहे हैं वो आयुर्वेद के कार्य कारण इफेक्ट में माना जाता है। ठीक है, दोनों त्रिविध दुख को भी मानते हैं और त्रिगुण इस थ्योरी को भी मानते हैं। ठीक है, अब डिसिमिलरिटी बस ये है कि ये सांख्य दर्शन एक ज्ञान मार्ग है, जबकि आयुर्वेद में ये ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्ग है। ओके, मतलब सांख्य दर्शन एक ज्ञान मार्ग है, जबकि आयुर्वेद ज्ञान भी है, भक्ति भी है और कर्म, इस सब को लेकर चलता है। ओके, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना, कोई कमी हो तो वो भी बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसके आगे आने वाली वीडियोस ताकि आपको लगातार मिलती रहे। ओके गाइस, बाय।